Hey everybody, this is Tarun Kapoor starting a session on citizenship today। इसमें हम सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिस्कस करेंगे, साथ साथ में जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर और क्या प्रेजेंट में सिचुएशन है हमारे देश में सिटीजनशिप की, सब कुछ। सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, सबसे पहले आपके मन में सवाल उठता होगा कि वाई डू वी नीड टू डिटरमाइन द सिटीजनशिप। हमें सिटीजनशिप को डिटरमाइन करने की ज़रूरत ही क्यों है? बिकॉज हर एक पॉलिटिकल कंट्री के अंदर, हर एक कंट्री में, हर एक देश में सभी सिटीजन्स के कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं। वहाँ के सिटीजन्स को कुछ स्पेसिफिक राइट्स अवेलेबल होते हैं जो फॉरेनर्स को वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, किसी और देश के सिटीजन्स को वहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं। लाइक अंडर पार्ट 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें 15, 16, 19, 29, 30 ये राइट्स जो हैं सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं, इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं, ठीक है। मगर जो 14 से लेकर 22 जो मेंशन है ये सभी को अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को भी और सिटीजन्स को भी, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। उसको हम बताएंगे। सो सिटीजनशिप क्या बताती है? रिलेशन बताती है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, ठीक है। कि स्टेट का मतलब है इधर एक किस्म का देश की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है कि देश से क्या एक इंडिविजुअल का नाता है, वो एक सिटीजनशिप बताती है। अब दो वेल नोन प्रिंसिपल्स हैं जिससे सिटीजनशिप को दिया जाता है, ठीक है। पहला है हमारा जस सोली। जस सोली मीन्स सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। कि सिटीजनशिप किसी को देना किसके बेसिस के ऊपर, कहाँ पर उसका जन्म हुआ है, ठीक है, कहाँ किस प्लेस पर हुआ है। एंड सेकंड वन इज जस्ट सेंजूनियस, ठीक है। जस्ट सेंजूनियस मीन्स गिव, जो हमने सिटीजनशिप देनी है किस हिसाब से? ब्लड टाइज के, ठीक है, खून के रिश्ते के हिसाब से। सो इंडिया में कौन सा फॉलो होता है? जस्ट सोली फॉलो होता है, बिकॉज जस्ट सेंजूनियस जो है उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज ये हमारी इंडियन एथोस के खराब है, के अगेंस्ट है, ठीक है। जो हमारी हमारी वैल्यूज़ है उसके खिलाफ है, तो इसलिए हम ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हमने सिलेक्ट करा है। जस्ट सोली जो है इंडिया में फॉलो होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लाइक एनी अदर पॉलिटिकल एंटिटी, इंडिया के अंदर भी दो तरीके के लोग हैं, सिटीजन्स एंड एलियंस। अब सिटीजन्स कौन है? जो फुल मेंबर्स हैं हमारी इंडियन स्टेट के, हमारे देश के, और उनके पास सभी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं। सिविल राइट्स के फॉर्म में आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स के फॉर्म में आपके पास आर्टिकल 325 इज़ द फॉरमोस्ट एग्जाम्पल की हर किसी पर्सन को इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर इंक्लूड होने का अधिकार है। किसी को भी किसी रेस, कास्ट, जेंडर, किसी भी बेस के ऊपर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि वो इलेक्टोरल लिस्ट में इंक्लूड ना हो। इलेक्टोरल लिस्ट वो है जिसके अंदर सभी वोटर्स के नाम मेंशन होते हैं, ठीक है। अब एलियंस वो हैं जो किसी स्टेट या दूसरे किसी देश के सिटीजन्स हैं मगर हमारे इंडिया में आए हैं, तो वो उनके पास सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, ठीक है। सभी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अब एलियंस भी दो तरीके के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। अब फ्रेंडली एलियंस के पास हमारे ये वाले राइट्स होंगे, ठीक है, मगर एनिमी एलियंस के पास नहीं होंगे। एनिमी एलियंस वो है जिसके साथ हमारे देश के संबंध अच्छे नहीं है, बेसिकली जिसके साथ हमारी वॉर चल रही है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे कि कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, वो सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताता है। जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ड्यूल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, ठीक है। ड्यूल सिटीजनशिप मीन्स कि एक पर्सन को वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नागरिकता लेनी होगी और साथ साथ में वहाँ की राज्य सरकार में, जिस भी राज्य में वो रह रहा है, ठीक है, और वहाँ पर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना चाह रहा है, वो उसे वहाँ से भी सिटीजनशिप लेनी होगी, ठीक है। मगर हमारे इंडिया में क्या है कि सिर्फ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से सिटीजनशिप लेनी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से सिटीजनशिप लेने के बाद हमें किसी भी राज्य से सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी राज्य में जाकर अपना रह सकते हैं, ठीक है, और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स एक, पूरे देश के लिए एक सिटीजनशिप। अब ये जो सिटीजन, जैसा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अलग अलग प्रोविजंस हैं, जो अलग अलग जो प्रावधान हैं, वो पूरे विश्व के जो अच्छे अच्छे संविधान हैं
उनसे उनके प्रोविजंस को लिया गया है, हमारे देश की सिचुएशंस को, हमारे देश की परिस्थितियों को और हमारे देश की सोसाइटी को देखते हुए। इसी तरीके से हमने जो ये सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही इंडिया में एक्सक्लूसिव पावर है कि वो बताए कि किसको सिटीजनशिप देनी है और किसको नहीं देनी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू बनाएगी? जहाँ पर पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर्स टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप। ओके, सो ये पावर किसके अंडर दे रखी है? आर्टिकल 11 के अंडर हमने दे रखी है। उसके बाद में आ जाता है हमारा कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजनशिप को दो तरीके से डील करता है, ठीक है। अब किस में है हमारा जो प्रोविज़न? पार्ट 2 में हमारा सिटीजनशिप मेंशन है हमारे संविधान के, ठीक है। और फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 1 to 4 क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था। 5 to 11 क्या है? सिटीजनशिप है। अब ये दो तरीके से डील करता है। ये पहले बताता है हमारा संविधान कि कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, ये भारतीय नागरिक कहे जा सकते हैं। और साथ साथ में वो पार्लियामेंट को पावर दे रही है कि 26 जनवरी 1950 के बाद में कौन कौन भारत की नागरिकता ले सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है, और कौन छोड़ के किसको नहीं देनी है, किसको हमने हटा देना है भारत की नागरिकता से। उसके ऊपर जो भी कानून है वो हमारे देश की पार्लियामेंट बनाएगी। और ये पावर भी हमारा संविधान ही हमारी पार्लियामेंट को दे रहा है अंडर आर्टिकल 11, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, टू मेक प्रोविजंस फॉर एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब हम पहले डिस्कस करेंगे इस पार्ट को कि किस किस कैटेगरी ऑफ पर्सन को हमारा संविधान एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब उन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को भारतीय नागरिक कह रहा है। तो 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे एट इट्स कमेंसमेंट ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब इसमें 4 आर्टिकल हैं फ्रॉम आर्टिकल 5 to 8। 5 में क्या है? पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया। डोमिसाइल मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो ऐसी इंटेंशन से रह रहा है, ऐसी एक सोच से रह रहा है कि उसने यहाँ पर परमानेंट रहना है, ठीक है, कि परमानेंट इंटेंशन के साथ रहना उसकी डोमिसाइल कहलाएगी। सो पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, इसको डिटेल में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे चारों को। दूसरा, पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, कि जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं इंडिया में, वो आर्टिकल 6 के अंदर कवर हो रहा है कि उनको किस तरीके, किस कंडीशंस पर हमने सिटीजनशिप देनी है। तीसरा, पर्सन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो पर्सन इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं मगर बाद में वो वापस आ गए हैं, तो इसमें किस किस कंडीशंस पर हमने उन पर्सन्स को सिटीजनशिप देनी है। एंड फोर्थ वन, आर्टिकल 8, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कि पर्सन, ऐसे पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया कंट्री के हैं मगर किसी बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, तो उनको कैसे हमने सिटीजनशिप देनी है वो आर्टिकल 8 में डिस्कस करा गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 5 की पहली कंडीशन क्या है? पर्सन्स डोमिसाइल इन इंडिया। जैसा कि बताया कि पर्सन जो हमारी परमानेंट इंटेंशन से रह रहा है, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी क्या है? इन तीनों में से एक, ठीक है, इन तीनों में से एक भी पूरी हो गई तो ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी और वो आर्टिकल 5 के अंदर सिटीजनशिप ले पाएगा। अब नीचे वाली 3 क्या कहता है? कि वो उसका जन्म भारत की टेरिटरी में हुआ हो, या उसकी किसी एक पेरेंट का जन्म भारत की टेरिटरी में हुआ हो, ठीक है, या 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल वो भारत में रह रहा हो, ठीक है, रेसाइडिंग इन इंडिया इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950। सो इन तीनों में से एक कंडीशन प्लस पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, देन ही विल बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5। देन हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 कहता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो इंडिया में माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, वो आर्टिकल 6 कवर करता है। आर्टिकल 6 इसको दो नज़रियों से देखता है कि वो पर्सन्स जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं, 1948 से पहले आए हैं, और वो पर्सन्स जो 19 जुलाई 1948 को वाले दिन आए हैं या उसके बाद में आए हैं। तो जो पर्सन्स पहले आए हैं इस डेट से, तो इन दो कंडीशंस को पूरा करेंगे तो वो भारतीय नागरिकता ले सकते हैं, कि या तो वो या उन दोनों, उसके दोनों में से एक पेरेंट या उनके दोनों में से
एक ग्रैंड पेरेंट, मतलब या वो उनके या फादर मदर या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर किसी का जन्म इंडिया में हुआ हो, और साथ साथ में जो पर्सन्स अप्लाई कर रहा है सिटीजनशिप के लिए, ही हैज़ बीन ऑर्डरली रेसिडेंट इन द कंट्री ऑफ इंडिया, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि जब से वो माइग्रेट हुआ है, जिस दिन वो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुआ है, वो उस डेट से इंडिया में रह रहा हो, इस डेट से पहले इंडिया में आया हुआ हो, और साथ साथ में या तो वो या उसके दोनों पेरेंट्स में से एक जना या दोनों ग्रैंड पेरेंट्स में से एक जना इंडिया में जन्म हुआ हो उनका। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि या तो वो या उनके एक ग्रैंड पेरेंट में से एक या उनके पेरेंट में से एक का जन्म इंडिया में हुआ हो, और साथ साथ में सेकंड कंडीशन ये कहती है कि जो पर्सन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो भारत में यहाँ पर एज ए सिटीजन रजिस्टर हुआ हो, और उसकी एप्लीकेशन उसने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी हो, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले दी हो, और साथ साथ में वो जब उसने एप्लीकेशन दी है उससे पहले के 6 महीने में वो इंडिया में ही रह रहा हो एज ए रेसिडेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 7 पे, कि तो देखिए आर्टिकल 7 उन पर्सन्स के सिटीजनशिप राइट की बात करता है जो पर्सन इंडिया से माइग्रेट हो गए हैं। अब इंडिया से माइग्रेशन पर इसमें दो चीज़ें देखी गई हैं, कि एक बंदा है जो एक पर्सन है जो 1 मार्च 1947 के बाद में इंडिया से माइग्रेट हो गया है और वो वापस नहीं आया है, ठीक है, और उसके बाद वापस नहीं आया है, तो उस कंडीशन में सच पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इंडियन सिटीजन, कि वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा, चाहे वो पर्सन जो है उसको उसके पास 5 और 6 के अंदर सिटीजनशिप अधिकार हो, ठीक है, ये सिटीजनशिप का राइट हो उसके पास आर्टिकल और 5 और 6 के अंदर। मगर मान लो कि वो आर्टिकल 7 के इस क्लोज में वो फेल हो जाता है, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इसलिए क्या कहते हैं, आर्टिकल 7 ओवरराइड्स आर्टिकल 5 और 6, ठीक है, ओवरराइड करता है, ठीक है। जब इसका दूसरा पार्ट ये आता है कि मान लो एक पर्सन है जो इंडिया से पाकिस्तान गया था, ठीक है, मगर फिर वो वापस इंडिया में आ गया। अब वो इंडिया में आया तो वो किस दो पर्पस से आया, या तो वो रीसेटलमेंट पर्पस से आया है कि वो परमानेंटली यहाँ पर इंडिया में सेट होना चाह रहा है, या वो जो हमारा क्लोज बी ऑफ आर्टिकल 6 है उसकी कंडीशंस पूरी करता है, ये कंडीशंस, ठीक है, ये कंडीशंस पूरी करता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की। ये उन पर्सन्स के सिटीजनशिप राइट्स की बात करता है जो पर्सन्स इंडियन ओरिजिन के हैं मगर बाहर रह रहे हैं, रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। उनको किस दो कंडीशंस के ऊपर इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, या तो वो या उनके दोनों में से किसी एक पेरेंट या दोनों में से किसी ग्रैंड पेरेंट का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, और दूसरा वो रजिस्टर्ड हों बाय द काउंसलर एंड द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द टेरिटरी इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस, की जिस भी कंट्री में वो रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जो इंडिया के डिप्लोमेट्स बैठे हैं वहाँ पर उनके जो ऑफिस होगा, काउंसलर ऑफिस जो भी ऑफिस होगा, वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन हुआ हो उनका। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी होने का आर्टिकल 8 के अंदर उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की। ये अदर 3 प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अबाउट द सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 कहता है कि जो पर्सन किसी दूसरी स्टेट की, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को अपने आप से एक्वायर करता है, वॉलंटरी का मतलब है अपने आप से, वॉलंटरली, तब वो इंडियन सिटीजनशिप उसकी अपने आप से कैंसिल हो जाएगी, वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा, ठीक है, कि द पर्सन एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी कॉल्ड सिटीजन। अब आर्टिकल 10 कहता है कि जो भी पर्सन वो सिटीजन है इंडिया का, तो उसके राइट ऑफ सिटीजनशिप जो राइट्स हैं, उसके अधिकार हैं नागरिकता से संबंधित, वो कंटिन्यू रहेंगे, वो निरंतर रहेंगे, किसके साथ, पार्लियामेंट की लॉज के साथ, मतलब उसके ऊपर पार्लियामेंट की लॉज एप्लीकेबल होंगी, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट की। आर्टिकल 11 क्या कहता है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। जैसा कि हमने बताया कि हमारे संविधान ने आर्टिकल 11 में पावर दी है पार्लियामेंट को कि एक्विजिशन से संबंधित लॉज बनाना या लॉस ऑफ सिटीजन से संबंधित, कब, 26 जनवरी 1950 के बाद में किसको हमने सिटीजनशिप देनी है, किससे लेनी है, वो आर्टिकल 11 में हमारा पार्लियामेंट बताएगा। और साथ साथ में दूसरी पावर ये भी देता है कि जो 5 से 11 हमारे आर्टिकल्स हैं, इनके अंदर भी चेंजेस आ सकता है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ऑल्सो। If you have any doubt,
please do comment in the comment section, and you can also join our channel Telegram group mentioned in the description box for any of your doubts. And please do like, comment and share my videos to your friends, and subscribe my channel for further updates. It really motivates me. Thank you so much.